नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है। आज हम शोध प्रविधि की जो क्लासेस है उसमें आगे हम इतिहास लेखन और शोध प्रविधि के बारे में हम पढ़ेंगे। इस जो सामग्री का जो मुख्य स्रोत जो रहेगा, जो मुख्य जो स्रोत रहेगा वो विनय मोहन शर्मा जी की पुस्तक है जो शोध प्रविधि, उससे रहेगा। उससे हमने जो है सामग्री जुटाने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे पहले हम निर्देशिका में देखेंगे कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इतिहास लेखन और उसकी शोध प्रविधि है उसके बारे में। उसके बाद जो है इनकी जो प्रविधियां हैं उनका अलग से जो है विवरण दिया जाएगा। उसके बाद जो ऐतिहासिक अनुसंधान है उसको जो अवैज्ञानिक क्यों माना जाना चाहिए या ये अवैज्ञानिक है या नहीं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ग्रेसन के भाषा सर्वेक्षण प्रणाली के बारे में जानेंगे। उसके बाद नमूने का संपादन और जो है तथ्यों का संग्रह है। आज हम इन सब बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है इतिहास लेखन और उसकी शोध प्रविधि के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले है इतिहास लेखन और उसकी शोध प्रविधि। तो इतिहास लेखन और उसकी शोध प्रविधि में जो है इतिहास शब्द द्व्यर्थी है। एक अर्थ में वह अतीत की घटनाओं के वर्णन का द्योतक है, दूसरे अर्थ में स्वयं घटनाओं का इतिहास में ये दोनों बातें रहती हैं। अर्थात कि एक तो इतिहास का अर्थ वो होता है कि जो अतीत में जो घटनाएं घट चुकी है उनका जो वर्णन है ये करता है। दूसरा ये है कि दूसरा जो ये इतिहास होता है ये स्वयं एक घटना होती है। तो इतिहास में ये दोनों बातें रहती हैं। इतिहास राजाओं के जन्म मरण और उनके कार्यों का कालक्रम अनुसार वर्णन ही नहीं, न कोरिकाल घटित घटनाओं का संग्रह मात्र है। यानी कि जो हमारा इतिहास होता है वो सिर्फ कालक्रम का वर्णन नहीं कहा जा सकता। इतिहास तो जाति यानी कि जो नेशन, जो राष्ट्र होता है उसके उदय का, उत्थान का, अवसान का, विश्व की बहुमुखी प्रगति के परिप्रेक्ष्य में एक आलोचना है। इतिहास को हम जो है सिर्फ राजाओं की जन्म मृत्यु का कालक्रम नहीं मान सकते, उसे हमें जो है विश्व की बहुमुखी प्रगति और जो किसी भी राष्ट्र का उदय है, उत्थान है, उन चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। उसमें मानव सभ्यताओं के विकास का लेखा जोखा होता है। यानी कि इतिहास में जो मानव सभ्यताएं जो जन्म से जो है मानव के विकास जन्म से लेकर या उसके उत्पन्न होने से लेकर आज तक के जो उसने जो है विकास किया है उसका लेखा जोखा जो है उसमें होता है। जो इतिहास को केवल घटनाओं का कालक्रमबद्ध संचय समझते हैं वे मानव मन के विकास की उपेक्षा करते हैं। यानी कि जो भी लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास को केवल कालक्रम का ही जो है संचरण मात्र मानते हैं, वो जो है मानव मन के जो विकास की उपेक्षा करते हैं या उस चीज़ को वो समझ नहीं पाते। संसार में घटनाएं घटती है पर वे अनायास नहीं घटती, उनके कार्य कारण संबंध होते हैं। यानी कि समाज में जो कार्य होते हैं वो उन जो घटनाएं घटती है संसार में वो जो है उनका जो है एक दूसरों से या फिर एक या दूसरी चीज़ से जो है संबंध होना लाजमी है, वो अपने आप नहीं घटती या अनायास ही नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार ट्योनबी का मत है कि घटनाएं किसी विशेष पैटर्न से घटती है और उनमें एक लयात्मकता की भी खोज की जाती है। अतीत में होने वाली मारकाट की घटनाओं से हमें उस युग के प्रति वितृष्णा का भाव नहीं धारण कर लेना चाहिए। यानी कि चीज़ें जो है वो एक क्रम में घटती है या फिर जो है उनकी लयात्मकता जो होती है वो जो बनी रहती है। हमें किसी भी ऐसे जो काल रहा है जिसमें मार काट संबंधी जो चीज़ें हुई है उसमें जो है हमें घृणा का भाव नहीं लेके आना चाहिए, उसका भी हम जो है महत्व समझ सकते हैं। ऐतिहासिक क्रम में जो सब चीज़ें मिलकर प्राकृतिकता और नैतिक जो विचार जो होते हैं उनका जो है निहित रहता है। यानी कि जो चीज़ें हैं वो साथ साथ जुड़ती है या फिर उन चीज़ों का होना स्वाभाविक है। यूरोप में और भारत में जो मानव का इतिहास रहा है वो धार्मिकता का रंग चढ़ा रहता है। लोगों का विश्वास था कि किसी राष्ट्र या जाति का उत्थान या पतन परमात्मा की इच्छा से होता है। ऐसे में
ऐसे में इस दार्शनिक पृष्ठभूमि पर लिखे इतिहास की जो घटनाएं हैं उनका कार्यकारण या भौतिक संबंध हम नहीं देख पाते। यानी कि जब हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी घटना का या फिर किसी चीज़ कोई भी चीज़ जो है घट रही है, उसका जो है एक कारण जो है एक हम परमात्मा की इच्छा उसे मान लेते थे। तो इस प्रकार की जो दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है, वो घटनाओं के जो आपस में जो कार्य कारण संबंध होते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, उन चीज़ों का जो है हम उन चीज़ों का संबंध हम देख नहीं पाते। पर वैज्ञानिक युग में जो इतिहास धार्मिक मान्यताओं को ग्रहण करके नहीं लिखे जाते। मतलब कि वैज्ञानिक युग की बात अगर हम करें तो इतिहास जो है वो इस तरीके से नहीं लिखा जा रहा, वो जो है एक उसकी परीक्षा करके या फिर जो है एक वैज्ञानिक तरीके से उसे लिखा जा रहा है। अब तो घटनाओं का कार्यकारण जो भौतिक संबंध है वो देखा जाता है या फिर उनका परीक्षण निरीक्षण किया जाता है, तर्क बुद्धि से किया जाता है और निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। सामाजिक विचारधारा के उदय के साथ यह सोचा जाने लगा है कि इतिहास को एक राष्ट्र तक सीमित न रहकर उसे विश्वव्यापी दृष्टि से देखा जाए, उसे दर्पण बनाया जाए। यानी कि इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे जो है हमारे जो समाज में हो रही है या जो कहीं भी देश विदेश में हो रही है, उसे एक अपने सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर पर ना मानकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जाना चाहिए। यानी कि उसे जो है विश्वव्यापी दृष्टि से देखा जाए। जो घटनाएं हैं वो परमात्मा के द्वारा जो है उस पर थोपी नहीं जानी चाहिए, वरना मनुष्य के कर्मों का परिणाम होती है। यानी कि हम जो किसी भी चीज़ का उदाहरण ले, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, समय से बारिश का ना आना, अधिक गर्मी का बढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य मात्र के कारण हो रही है। इसे हमें जो है परमात्मा पर नहीं थोपना चाहिए। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। इस बात का जो है वर्णन जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी कर रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। इस विचार को लेकर जो है घटनाओं का कार्यकारण संबंध खोजा जाना चाहिए, यानी उन चीज़ों को देखना चाहिए। आगे ये कहते हैं कि मिल, मार्क्स, एंजिल या फिर इतिहास लेखन की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके प्रस्तुतकर्ता माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने उनका वर्णन करते हुए लिखा है कि एक तो मिल है, एक मार्क्स है और एक एंजिल है, जो इतिहास लेखन की जो वैज्ञानिक पद्धति हुई है उसकी प्रस्तुत करता है। 18वीं शताब्दी के इतिहासकार विको और हर्टर का मत है कि प्राकृतिक जो जगत है उसमें निरीक्षण परीक्षण में जो ज्ञान प्राप्त किया है वह मानव कृत्यों, सर्जनों तथा संस्थाओं से अर्जित ज्ञान से भिन्न प्रकार का है। यानी कि इन चीज़ों से अलग वो थी। अतः यह ज्ञान मनुष्यतर जो है माध्यम से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और विश्वसनीय है। यानी कि वो किसी अन्य तरीके से किया गया जो ज्ञान प्राप्त है। राष्ट्रों का संसार मनुष्य की सृष्टि है, यानी कि अपने राष्ट्र को संसार मान लेना या अपनी मतलब उसके साथ एक देशभक्ति के तरीके से जुड़ जाना, वो मनुष्य की सृष्टि है। अतः वही इतिहास का विषय हो सकता है और मनुष्य उसी के प्रति जो है जिज्ञासु हो सकता है। प्राकृतिक जो जगत है या परमात्मा की सृष्टि है विनय मोहन शर्मा जी इस बात का वर्णन करते हैं कि प्राकृतिक जगत जो है वही परमात्मा की सृष्टि है, बाकी जो इस संसार में हो रहा है वो मनुष्य मात्र की देन है। यानी कि मनुष्य के कारण वो सारी चीज़ें जो है घट रही हैं। इतिहास या जन सामान्य के लिए अधिक रुचिकर नहीं हो सकता, ये चीज़ें उसे अलग रखी जा सकती है। इसी प्रकार से जो विको जो है इसी के अतीत की मानव आत्मा को कल्पित करने पर बल देता है। उस युग में मानव मन की क्या प्रवृत्ति रही है उसे उद्घोषित करने की जो इतिहासकार की क्या आवश्यकता है। विको मानव इतिहास के चक्करकार सिद्धांत का भी पक्षपाती है। यानी कि जो मानव इतिहास का जो साइकिल थ्योरी हम पढ़ते हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि जो इतिहास है वो खुद को दोहराता है, इस चीज़ को जो है वो नकार देते हैं। उसके मत में जो है स्टेज मानव मन का एक ऐतिहासिक उपकरण है जो बंधी लीक पर न चलकर समय समय पर परिवर्तित जो दिशा ग्रहण करता है। हमें ऐतिहासिक शोध जो प्रक्रिया है उसका मूल्यांकन करने के लिए समर्थ हो सकते हैं इन चीज़ों के अध्ययन के द्वारा।
समाज विशेष से संबंध मनुष्य पर जटिल और व्यापक प्रभाव पड़ते रहते हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक कालों में मनुष्य के जो विचार है, उनके आचरणों के ढंग है, कि जो अभिव्यक्ति होती है, उनका निर्धारण करना। जर्मन के जो लेखक रहे हैं हार्डर का जर्मन के लेखक जो गेल ने भी लगभग ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। इतिहास को क्या होना चाहिए, इस संबंध में चिंतकों का मतभेद समाप्त नहीं हुआ और न ही होगा। यानी कि जो है इतिहास को किस प्रकार का होना चाहिए, उसका कैसा रूप होना चाहिए, ऐसा जो है विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि इतिहास को देश काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि प्रवृत्तियों का दर्पण होना चाहिए। यानी इतिहास को सिर्फ राजाओं के जो है जन्म मरण का कालक्रम हम नहीं मान सकते, उसमें जो है देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं उसका होना बहुत आवश्यक होता है। आगे हम इसकी प्रविधि देखेंगे कि इतिहास लेखन में जो है प्रविधि किस किस प्रकार की हो सकती है। इतिहास की शोध प्रविधि अन्य विषयों की शोध प्रविधि से विशेष भिन्न नहीं है, यानी कि विशेष प्रकार से ये उससे अलग नहीं है। शोधार्थी को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शोध की वैज्ञानिक प्रविधि से अवगत होना चाहिए। यानी कि एक शोधार्थी की ये जो है नैतिक जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेदारी के साथ उसे जो है शोध प्रविधियों का जो है ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके पश्चात उसे उसके विषय पर किए गए शोध कार्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी कि किन किन चीज़ों पर जो है शोध हो चुका है, किन किन पर रहता है, या फिर हम किन किन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम जो है निरीक्षण कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, उनका जो है ज्ञान कर लेना चाहिए। उसके बाद है उसे पांडुलिपियों को एकत्रित कर उसे पढ़ने की कला से परिचित होना चाहिए। शोध पत्तियों यानी कि कार्ड्स जो होते हैं उनको सूचीबद्ध कर लेना चाहिए। सामग्री का वर्गीकरण करने और संदर्भ ग्रंथों से अवगत हो जाना चाहिए। यानी कि जो है जो विशेष कुछ तथ्य हर विषय के लिए होते हैं वही जो है इतिहास में दिए गए हैं। इसकी शोध प्रविधि भी जो है समान रूप से हो सकती है। जो ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों तक पहुंचा जा सकता है, इन चीज़ों को जो एकत्रित करते हैं, जैसे कि किन किन चीज़ों पर रिसर्च हो चुकी है, कौन कौन सी शोध पत्तियाँ हैं, या फिर कौन कौन से संदर्भ ग्रंथ हो सकते हैं, इनसे जो है ज्ञात तथ्यों से जो है अज्ञात तथ्यों की ओर पहुंच सकते हैं। जो इतिहासकार शोध के विषय पर कार्य कर चुके हैं उनसे संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है। शोधार्थी में प्रलेखों की सामग्री से काम की बात तुरंत छांट लेने की जो है क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है एक शोधार्थी जो है इतिहास लेखन की जो प्रविधि है वो अपना सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तथ्यों की व्याख्या आवश्यक होती है। जो तथ्य हम इकट्ठे करते हैं उनकी जो है व्याख्या हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। जिस काल का शोध करना हो उस काल का यदि कोई व्यक्ति जीवित हो तो उससे संपर्क भी हम स्थापित कर सकते हैं। इतिहास के शोधार्थी को अपने विषय के ज्ञान के अतिरिक्त जो है नृतत्व विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विविध भाषाओं के जो साहित्य है, साहित्य का जो इतिहास है आदि का विज्ञान जो है संपादित कर लेना चाहिए। क्योंकि इतिहास राजाओं के क्रियाकलाप का वर्णन न होकर राष्ट्र और जाति का जो है संपूर्ण चित्र होता है। इस प्रकार से जो है उसे हर चीज़ का जो है ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इतिहास की सामग्री के दो स्रोत हो सकते हैं, एक तो लिखित है और दूसरा है परंपरा। लिखित स्रोत भी दो भागों में विभाजित हम कर सकते हैं। लिखित में जो है साहित्य आ सकते हैं जैसे कि आंतरिक, उसके बाद शासकीय आ सकते हैं जो बाह्य होते हैं। साहित्य स्रोत से हम उन घटनाओं का चयन यानी कि साहित्य स्रोत से हम जो है घटनाओं का चयन कर सकते हैं जो साहित्यकार द्वारा देखी सुनी गई है और जिसे उसने अपनी कृतियों में अंकित किया है, उन चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरे विभाग में वे शासकीय प्रपत्र आते हैं जिनमें व्यक्ति, समाज या राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो है वर्णन किया जाता है।
उन चीज़ों को हम देखते हैं। भारत का शासन अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारतीयों को सौंपा, इसका वर्णन हम इंडिया हाउस लंदन रिकॉर्ड में देख सकते हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई से समय समय पर पारित विधि नियम आदि का ज्ञान होता है। परंपरा के स्रोतों से हम सामग्री को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी सुनाई बातें जो होती है या लोक साहित्य होते हैं, उसमें उसकी अतीत की घटनाएं होती है, बहुत कुछ अंश जो है उसमें संचित होता है। इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। राजस्थान का अधिकांश, अगर हम उदाहरण लें तो राजस्थान का जो है अधिकांश इतिहास जो है कर्नल डॉट ने जो है परंपरा से प्राप्त कर लोक साहित्य के आधार पर जो है लिखा था। इस प्रकार हम लोगों से भी जो है चीज़ें हमें जो है प्राप्त हो सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि परंपरा या अन्य स्रोतों से प्राप्त तथ्यों की, अन्य स्रोतों से जो प्राप्त तथ्य होते हैं उनसे तुलना करने पर ही उनकी प्रमाणिकता और अप्रामाणिकता की जो है हम प्राप्ति कर सकते हैं। कई तथ्य है जो वो है प्रशस्तर लेखों से भी ज्ञात होते हैं। अतः शोधकर्ता को उनका भी उपयोग करना होता है, यानी कि शोधकर्ता जो है उन चीज़ों को ले सकता है। इतिहासकार का जो है कार्य तथ्यों का संकलन या संपादन मात्र नहीं है, उसे उनका उपयोग अपने इतिहास लेखन में करना चाहिए। यानी कि हमें शोध करते समय इतिहास में जो हम शोध करते हैं तो उसमें जो तथ्य हम जो है चुन रहे हैं या फिर जो इकट्ठा कर रहे हैं उनका हमें संग्रहण करके जो है हमारी शोध में भी जो है उनका जो है प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ उनको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कई जो है स्रोत सामग्री का उपयोग कैसे किया जाए, यह शोधार्थी के चातुर्य पर यानी कि उसकी जो इंटेलिजेंसी होती है उस पर निर्भर करता है। उसे जाति या राष्ट्र प्रेम के कारण राष्ट्रीय तथ्यों की तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से जो है वो एक अच्छी शोध प्रविधि अपना सकता है या एक अच्छी खोज कर सकता है। इतिहास में जब हम कभी कभी पत्थर का काल जानने की आवश्यकता होती है या ऐसी दशा में उसे जो हमारा शोधकर्ता जो होता है उसे भूगर्भ विशेषज्ञ आदि या फिर जो पुरातत्व विशेषज्ञ है उनसे लिपि या संपादन मात्र जो होते हैं वो भी लेने होते हैं, उसे उनका उपयोग अपने इतिहास लेखन में करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को जो है हम हमारे इतिहास लेखन में ले सकते हैं। इतिहास के शोधकर्ता के सामने एक कठिनाई आती है। विद्वानों ने इतिहास क्या है और क्या होना चाहिए इस प्रश्न पर विधिवत जो मत है व्यक्त किए हैं। अतः वह यह नहीं निर्णय कर पाता कि इतिहास की किस धारणा को अंगीकार कर अपनी विधि निर्धारित करे। यानी कि इस चीज़ में वो है जो हमारा जो शोधकर्ता होता है वो कंफ्यूज रहता है कि किस प्रकार से जो है हमारी प्रविधि को हम ले सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि जो विद्वानों ने इतिहास को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है या फिर जो है उन्होंने अलग अलग इसकी जो है परिभाषाएं दी है। इतिहास को साहित्य मानने वाले भी होते हैं जो उसमें परकता यानी कि जो है सब्जेक्टिविटी को प्रविष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के इतिहास में जो है भाषा और कल्पना सौंदर्य की प्रधानता हो जाती है, तथ्य गौण हो जाते हैं या फिर इतिहास के साथ नैतिकता को जोड़ देने से निष्कर्षों में जो है जीवन मूल्य आधार बन जाते हैं। इस प्रकार से जो है चीज़ें हमारी जो है शोध को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत वस्तुनिष्ठ जो दृष्टिकोण है उसके साथ वैज्ञानिक प्रविधि से इतिहास लिखे जाने लगे हैं। यानी कि अब जो है जो दृष्टिकोण जो है वो अपनाया जाने लगा है, पर यह प्रणाली जो है अत्यधिक प्रचलित नहीं हो पा रही है। इतिहास को प्रचार बनाने की दशा को भी सत्य का हनन समझा जाना चाहिए। यानी इतिहास को जो है प्रचार बनाने लगे हैं लोग, उस चीज़ को भी जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जो है गलत बात जो है सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो इसे सत्य का हनन जो है वो समझा रहे हैं। कुछ देशों में इतिहास प्राय इसी दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं। ऐसे वर्णन इतिहास के अंतर्गत नहीं आने चाहिए क्योंकि उसमें बौद्धिक भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है। इतिहास में जो सत्य अन्वेषण होना चाहिए, सत्य विकृति नहीं। यानी कि हम सत्य का अन्वेषण करने वाले हैं, उसकी विकृति नहीं। प्राचीन इतिहासकारों ने ऐसे अटल सिद्धांत बनाए हैं जिनके अनुसार जो है इतिहास कहे जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो उनको इतिहास सिद्ध करती है। दुर्भाग्य से उन सिद्धांतों की आज हम मान्यता जो है वो समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार से जो है हमें शोध प्रविधि में जो इतिहास लेखन की जो शोध प्रविधि है उसमें कई चीज़ों का जो है निर्णय करना पड़ता है। उससे आगे हम देखते हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान क्या अवैज्ञानिक हो सकता है, इस बात
का जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने जो है जो अध्ययन कर जो है उसका जो है आंसर देने की कोशिश की है। इतिहास के शोध को वैज्ञानिक विधि सम्मत माना जाए या नहीं, इस संबंध में जो मतभेद पाए जाते हैं। इस ऐतिहासिक शोध को वैज्ञानिक प्रयास तो माना जा सकता है, परंतु यदि शोध की विवेचनात्मक प्रणाली की कसौटी पर उसे कसा जाए तो यह वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो है वैज्ञानिक तो इसे मान लेते हैं जब इसका जो है परीक्षण वगैरह किया जाता है, तो लेकिन जब हम इसे विवेचनात्मक प्रणाली की कसौटी पर जब हम एक शोध करते हैं तब इसे जो है वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। तब कुछ चीज़ें हैं जो इसे प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक शोध के 3 मुख्य अंग हो सकते हैं, जिसमें से एक है तथ्यों का संग्रह, दूसरा है तथ्यों की व्याख्या और तीसरा है निष्कर्ष या उनका सामान्यीकरण। सबसे पहले हम तथ्यों के संग्रह के आधार पर जो है निष्कर्ष सामान्य निकालते हैं, परंतु जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनके स्रोतों की प्रामाणिकता प्राय संदिग्ध रहती है। भौतिक विज्ञान के जो तथ्य है उनमें समान ऐतिहासिक तथ्य जो है प्रत्यक्ष ज्ञातव्य या प्रयोग साध्य नहीं होते। उनकी सत्यता अनुमान आधारित होती है। जो घटना एक बार घट गई वह उसी रूप में दोबारा नहीं घटती। इस प्रकार से जो है इस चीज़ का विनय मोहन शर्मा जी ने जो है वर्णन किया है। इस प्रकार से इतिहासकार आलोच्य काल की प्रमुख घटनाओं के आधार पर ही अपने निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि जो प्रमुख घटना होती है या जो अनुमानित होती है, जो निष्कर्ष अनुमानित हो सकता है उन्हीं को वो निकालते हैं। हम जो है इस चीज़ को ले सकते हैं कि जो इतिहासकारों ने तथाकथित जो शोध के बल पर तथ्य मान लिया है वे निर्विवादित सिद्ध हो पाती है। उदाहरणार्थ अगर हम लें तो आर्यों का आदि देश भारत था या वे बाहर से आए थे, यह प्रश्न जो है इतिहास के अनुसंधान से अभी तक हल नहीं हो पाया है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य न तो मध्य एशिया से आए थे और न ही उत्तर ध्रुव या यूरोप की किसी अन्य स्थान से, वे भारत के ही मूल निवासी थे। अपने इस निष्कर्ष के लिए अन्य प्रमाणों के साथ विदेशी यात्रियों जो है विशेषकर अल-बिरूनी और मैगस्थनीज के मतों का सहारा लिया जाता है। अल-बिरूनी आर्यों का आदि निवास हिमालय मानता है और मैगास्थनीज है जो वो भारतवर्ष। मैगास्थनीज लिखते हैं कि कहा जाता है कि भारत में विभिन्न जातियों के लोग बसते हैं, उनमें से एक भी विदेशी वंशज नहीं है। यानी कि जितने भी भारत में रहते हैं उनमें से कोई भी जो है विदेशी नहीं है। न तो भारत ने कहीं उपनिवेश बनाए और न बाहर की जातियों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। इसी प्रकार से अल-बिरूनी ने जो है सुनी सुनाई बातें लिखी है। ऐसा जो मानना है, ये डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी का मानना है कि अल-बिरूनी ने ऐसी बातें लिखी है जैसे कि प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात हुआ कि भारतीय बाहर जाते थे, दक्षिण पूर्व देशों में उनका विशेष रूप से संचार होता था। इस प्रकार से जो है तथ्यों का हमें अच्छी तरह से जो है विश्लेषण करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है, उन चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और डॉक्टर हेमचंद्र जो रायचौधरी है उन्होंने उत्तर कुरु और साबिया को भी मिलाया है। इसी प्रकार से जो प्रथम क्लब में माधनता में इसी प्रकार दिग्विजय और उस समय के जो अन्य महाद्वीप है उनमें लोगों को जम्बूद्वीप में आए बताया गया था। इस प्रकार से हम देख पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पुराणों की ऐतिहासिक घटनाएं प्रतीक और अलंकारिक भाषा के कारण ही जो है रहस्यमय हो गई हैं। पहले हम जो है शोध के जो अवैज्ञानिक कहने का जो दूसरा कारण है उसको हम जानेंगे। भौतिक विज्ञान के शोध प्रयोगात्मक होने से विश्वसनीय होते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की परीक्षा तर्क के आधार पर ही हो सकती है। ये किंवदंतियों, पात्रों, डायरियों, यात्रा वर्णन आदि ग्रंथों से एकत्रित किए जाते हैं जिनका विश्लेषण कठिन
होता है और जो इतिहासकार को उक्त स्रोतों से जो है वर्णित अधिकांश तथ्यों को सत्य मानकर ही तर्क निकालना पड़ता है। इस प्रकार से जो है ये चीज़ें जो है अवैज्ञानिक कहलाती है। पर लिखित घटनाएं कभी कभी अलंकारिक, प्रतीकात्मक या व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत की जाती है। यानी कि इसका दूसरा जो अवैज्ञानिक जो है मानने का कारण होता है, उनमें से एक दूसरा कारण ये है कि जो चीज़ें लिखी जाती है या फिर जो है किसी विशेष काल पर या राजा के द्वारा लिखवाई जाती है, उसमें या तो खुद की प्रशंसा हो सकती है या फिर जो है अलंकारिक भाषा के चक्कर में हो सकती है, प्रतीक लिया जा सकता है, कई बार व्यंग भी किया जाता है। ये चीज़ें जो है ऐसी जो ऐतिहासिक जो शोध को है जो अवैज्ञानिक जो है सिद्ध करती हैं। आगे हम देखते हैं कि पुराणों की ऐतिहासिक घटनाएं प्रतीक और अलंकारिक भाषा के कारण रहस्यमय हो गई है। वही चीज़ हम इसमें देख रहे हैं। अंतर्गतवा इतिहासकार को अपने तर्कों के परिणाम को अनिश्चित शब्द संभावना के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी कि किसी शब्द का अगर उसे अर्थ नहीं भी पता है तो भी संभावना के साथ वो उस चीज़ को प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार से जो है ये चीज़ अवैज्ञानिक हो जाती है। ऐतिहासिक शोध में निष्कर्ष अनुमानित होने के कारण शुद्ध अवैज्ञानिक नहीं कहे जा सकते, शुद्ध जो है वैज्ञानिक नहीं कहे जा सकते। ऐतिहासिक शोध में जो निष्कर्ष हम अनुमानित या जो है अनुमान की बेस पर निकालते हैं वो वैज्ञानिक नहीं जो है वैज्ञानिक नहीं कहे जा सकते। यानी कि अनुमान किसी का भी अलग अलग हो सकता है। भौतिक विज्ञान के शोध के जो निष्कर्ष है वो परिस्थिति विशेष के लिए नियम का रूप धारण कर लेते हैं, पर इतिहास संबंधी शोध के निष्कर्ष अनिर्णित तथ्य मान लिए जाते हैं। इसलिए इतिहास के जो शोध वैज्ञानिक है या शोध वैज्ञानिक प्रविधि का अनुसरण नहीं कर पाते। इतिहास में इन सब चीज़ों की वजह से जो है हम उसको एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं कह सकते। जो शोध केवल प्रलेखों, डॉक्यूमेंटों पर आधारित होते हैं उन्हें बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। आगे हम निष्कर्ष देखते हैं। इतिहास के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता को अपने विषय के चुनाव में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उसे ऐसा विषय नहीं लेना चाहिए जिस पर पर्याप्त विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध न हो। यानी कि इतिहासकार को जो शोधकर्ता होता है उसे ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो विश्वसनीय ना हो या फिर जिस पे जो है आसानी से कार्य न हो सके। इतिहास के शोधकर्ता को भी एकाधिक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। मध्यकालीन समस्या को समझने के लिए फारसी का ज्ञान अपेक्षित है क्योंकि मुगल कालीन दस्तावेज इसी भाषा में मिलते हैं। प्राचीन काल समस्या बिना संस्कृत, पाली आदि भाषाओं के ज्ञान के समझ नहीं आती। अनुदित ग्रंथों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे मूल स्रोत न होकर गौण स्रोत होते हैं। इस प्रकार से जो है कुछ चीज़ों का हमारे शोधकर्ता को जो है ध्यान रखना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि भाषा सर्वेक्षण प्रणाली क्या हो सकती है। जो है ग्रियर्सन की भाषा सर्वेक्षण प्रणाली कौन कौन सी है या उन्होंने क्या क्या जो है इस बारे में बताया है। अब जो है हम ग्रियर्सन की भाषा सर्वेक्षण प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रियर्सन ने सरकारी कर्मचारियों की सहायता से भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण की जो प्रणाली अपनाई है उसे सर्वे के प्रथम भाग के हिंदी रूपांतर में संक्षेप से यहाँ दिया गया है। सन 1921 की जनगणना के अनुसार भारतीय साम्राज्य में 188 भाषाएं थीं। बोलियों की संख्या इससे अलग थी। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम देश में प्रचलित भाषा संबंधी सूची तैयार की। स्थानीय सूचियों के आधार पर जो है प्रांतीय सूचियां तैयार की गई और उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया। पहले वर्ग में उन बोलियों को रखा गया जो किसी विशेष भाग में बोली जाती है और दूसरे वर्ग में उन्हें रखा गया जिन्हें विदेशी लोग बोलते हैं। यानी कि उन्होंने 2 जो है सूची या 2 जो है वर्ग में उसे बांट दिया। उसके बाद जो है सर्वेक्षण में प्रथम वर्ग में भाषा या बोली पर ही ध्यान दिया गया। विदेशियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को छोड़ दिया गया और इसके बाद प्रत्येक जिले के अधिकारी को उसके जिले में बोली जाने वाली भाषा या बोली के 3-3 नमूने भेजने को कहा गया और यह निर्देश दिया गया कि नमूने एकत्रित किए जाए। इस प्रकार से जो है उन्होंने सर्वेक्षण जो प्रणाली है उसको भाषा के अध्ययन में या सर्वेक्षण में अपनाया। सबसे प्रथम नमूना बाइबल के
अपवयी पुत्र की कथा का अनुवाद था। इसके 65 पाठांतर किए गए। ऐसा अनुमान किया गया कि जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है उन्हें भी सर्वेक्षण के लिए नमूना तैयार करते समय इस संग्रह के किसी न किसी पाठ से अपनी भाषा अथवा बोली के अनुवाद करने में सहायता मिल जाएगी। यानी कि उन्होंने जो है अनुवाद को भी अपना जो है एक है जो है माध्यम बनाया। द्वितीय नमूने के संबंध में इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि इसके चुनाव का भार स्थानीय लोगों पर था, लेकिन इसके संबंध में आदेश थे कि नमूना प्रचलित लिपि में दिया जाए। यानी कि जो लैंग्वेज जो भाषा लोग बोल रहे हैं या जिस लिपि में लिख रहे हैं उसका नमूना जो है प्रचलित किया जाए और साथ ही उसे रोमन लिपि में भी दिया जाए तथा प्रत्येक पंक्ति का अनुवाद अच्छी अंग्रेजी में किया जाए। इस प्रकार जो उन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया और साथ में अधिकारियों को यह भी आदेश दिया गया कि अनुवाद साहित्यिक भाषा में न हो। यानी कि एक जो है प्रिनिष्ठित जो कठिन जो लैंग्वेज होती है उसमें जो है अनुवाद न किया जाए। इन नमूनों का लक्ष्य था कि प्रत्येक अनुवाद अपनी भाषा में हो, चाहे वह असंस्कारी भाषा ही क्यों न हो। अनुवाद करें। तीसरे नमूने में आदर्श शब्द तथा वाक्य थे जिन्हें छपे हुए फार्म के रूप में पुस्तककार तैयार किया गया था और जो है प्रस्तुत किया गया था। आगे जो है हम देखते हैं कि नमूने का संपादन जो है किस प्रकार से किया गया। जब प्रत्येक अंचल में भाषा और बोलियों के नमूने प्राप्त हो गए तब उनके संपादन की समस्या आई। यानी कि जब इन चीज़ों को प्राप्त कर लिया गया तो उनका जो संपादन किया गया तब जो है ये समस्या उत्पन्न हुई। प्राप्त नमूनों की जनगणना उन्होंने नहीं की क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अधिक नमूने मंगाए थे। अति महत्वपूर्ण नमूनों को चुना गया था। हिमालय तथा असम प्रदेश की जो सीमा है कतिपय अलिखित बोलियों के एक नमूने ही प्राप्त हुए थे। इन बोलियों को लिखने में असावधानी की भी कल्पना की गई थी, पर सीमांत के अधिकारियों के पत्राचार करके उन्होंने शंकाओं का निवारण जो है साथ में किया। नमूनों को शुद्ध रूप देने के लिए ग्रियर्सन को बड़ी कठिनाई हुई। हिंदू कुश पर्वत में हिमपात होने से एक नमूने के संशोधन में 6 मास से अधिक समय लग गया। यानी कि हिमपात जो है उनकी समस्या का कारण बना। इसका कारण यह था कि पामीर की एक बोली के लिए कोई दुर्भाषा नहीं मिला था। यानी कि जब उन्होंने इस चीज़ का जो है अध्ययन करना चाहा तब उन्हें जो है दुर्भाषी की जो है उनको खोज करनी पड़ी। हिंदू कुश की काफिर बोलियों के बोलने वालों में से एक बोली के प्रतिनिधि तो के जो है संपर्क स्थापित हो सकता था और ऐसे में अंत में उन्होंने खोज की जो है कोशिश की। उसके बाद जो है उन्हें एक गडरिये के लड़के को काफ़ी प्रलोभन और लोभ आदि देकर जो है इस चीज़ के लिए राजी किया। वह वज्र मूर्ख और भयभीत था। यानी कि वो बहुत ही डरपोक टाइप का व्यक्ति और जो है मूर्ख व्यक्ति था। वह अपनी मातृभाषा ही जानता था, सिर्फ वो एक ही जो है लैंग्वेज बोल सकता था। सियोंग से एक शेख मिल गए जो गडरिये और चित्रचाल की भाषा जानते थे। उनके सहयोग से जो है कथा का अनुवाद हो पाया, पर अनुवाद की भाषा शुद्ध है यह निश्चित नहीं हो पाया। प्रत्येक बोली की जो है परीक्षा के लिए करने के बाद ही उन्होंने उदाहरण जो है प्रकाशन में लाए वे, या जो है प्रत्येक बोली की जब उन्होंने परीक्षा कर ली उसके बाद ही वो जो है उदाहरण का जो है प्रकाशन उन्होंने किया। आगे देखते हैं हम। इन नमूनों से ही व्याकरण तथा अन्य विशेषताओं की जो है संक्षिप्त रूप रेखा तैयार की गई। इसके बाद बोलियों का भाषाओं के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया था और प्रत्येक भाषा के संबंध में एक विस्तृत भूमिका दी गई थी। इसमें उनके बोलने वालों की संख्या, बहुत, स्वभाव आदि, प्रत्येक बोली की विशेषता तथा अन्य बोलियों से उसका संबंध, भाषा का प्राचीन इतिहास और अन्य भाषाओं के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया गया था। इसके साथ ही यदि उस बोली में साहित्य हो तो उसका विवरण तथा उसमें उपलब्ध ग्रंथों की पूर्व सूची एवं उसके व्याकरण की जो संक्षिप्त रूपरेखा है दे दी गई थी, जिसमें उसके बोलने वालों की संख्या तथा स्वभाव आदि का जो है वर्णन
किया गया था। प्रत्येक बोली की विशेषता तथा अन्य बोलियों से उसका संबंध, भाषा का प्राचीन इतिहास, अन्य भाषाओं के साथ जो है उस साहित्य का होना या उसका विवरण देना, उसमें उपलब्ध ग्रंथों की जो पूर्व सूची है एवं उसके व्याकरण को संक्षिप्त रूपरेखा देना, ये सब चीज़ें जो है दी गई थी। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तथ्यों का संग्रह। तथ्यों का संग्रह उन्होंने किस प्रकार से किया। सर्वेक्षण के कार्यों को संपन्न करते समय इस बात पर सदैव विशेष ध्यान दिया गया है कि जो भी परिणाम निकाले वे सिद्धांत रूप में न हो, अपितु वे तथ्यों का संग्रह हो। इसके लिए भाषा को किसी न किसी क्रम में रखना पड़ता है, तब उनके वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है भाषा को भी है जो है क्रम में रखकर उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। इसके बाद सिद्धांतों का सहारा लेकर उसका जो पारस्परिक संबंध है निर्धारित करना पड़ता है। पर सर्वेक्षण को भाषा शास्त्र का विश्वकोश बनाने का उद्देश्य नहीं है। यद्यपि जो भाषा है या भाषा वैज्ञानिकों ने है जो है ग्रीसन के सर्वेक्षण का जो भरपूर प्रयोग किया है, इस बात को जो है लेखक मानते हैं। सर्वेक्षण का कार्य करते समय यह कठिनाई हुई कि वास्तव में एक कथित भाषा स्वतंत्र भाषा है अथवा अन्य भाषा की बोली है, इसका निर्णय कर पाना जो है कठिन था। इस प्रकार से जो है एक भाषा का जो रूप है जो इस प्रकार से वो जो निर्धारित नहीं कर पाए थे, इस बात की जो है उन्हें समस्या हुई थी। भाषा और जो है बोली में इतना ही संबंध है जो पहाड़ और पहाड़ी में होता है, परंतु इन दोनों की जो विभाजक रेखा खींचना कठिन है, यानी कि इन दोनों को अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। कई बोलियां अंग्रेजी की भांति विश्लेषणात्मक है, किंतु अन्य जर्मन की जो भांति संश्लेषणात्मक है। इसमें से कुछ का व्याकरण अत्यंत सरल है, किंतु कुछ का जिनका व्याकरण जटिल भी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन सभी बोलियों को एक भाषा विशेष की बोली मानना वैसा ही असंगत है जैसा जर्मन भाषा को अंग्रेजी की जो बोली मानना है, यानी कि जर्मन को हम अंग्रेजी की बोली मान ले, इसी प्रकार से जो है इन भाषाओं को मान सकते हैं। सर्वेक्षण में प्रत्येक बोली को जिनका व्याकरण एक दूसरे से भिन्न है स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बोली अथवा भाषाओं में भेद केवल पारस्परिक वार्ता संबंध पर ही निर्भर करता है, यानी कि जो पारस्परिक वार्ता होती है उन्हीं को जो है देखना होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका जो है संबंध विचार करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी दृष्टि में रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम उनके व्याकरणिक गठन को दृष्टि से देखना चाहिए। भेदकरण को प्रभावित करने वाला एक तथ्य और वह है जातीयता, यानी कि उनकी जातीयता क्या हो सकती है। असमिया भाषा को लोग स्वतंत्र भाषा मानते हैं, पर यदि इसके व्याकरणिक रूप शब्द समूहों पर विचार करें तो इसे बंगला की एक बोली मान सकते हैं। इसी प्रकार से फिर भी इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि असमिया एक स्वतंत्र भाषा है। बोधगम्यता से भाषा परिवार जो है स्थिर नहीं होता। व्याकरण रूप जातीयता और साहित्य की दृष्टि से भी अंतर देखा जा सकता है। इस प्रकार से जो है हम जो है ग्रियर्सन की जो भाषा का जो उन्होंने वर्णन किया है या अध्ययन किया है, उस चीज़ को आज हमने पढ़ा है। जो ग्रियर्सन की जो भाषा सर्वेक्षण प्रणाली है उसके बारे में हमने जाना है। उनके बीच में किन किन चीज़ों का जो है किन किन चीज़ों की कठिनाई हमें उठानी पड़ती है या किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है। इस प्रकार से हमने जो है विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित जो पुस्तक है शोध प्रविधि, इसके आज हमने 9 जो चैप्टर है उनका हम लोगों ने आज जो अध्ययन पूरा कर लिया है। इस प्रकार से जो है हमारी विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखी हमारी शोध प्रविधि की जो पुस्तक है वो इसका अध्ययन आज पूरा होता है। थैंक यू सो मच।